हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ठोस के विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम ठोस के चुंबकीय गुण को पढ़ेंगे। तो चुंबकीय गुण ठोस में इलेक्ट्रॉनों की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ठोस में होने वाले चुंबकीय गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो तरह की गति करते हैं। एक तो हम देखते हैं कि नाभिक के चारों ओर वो गति करते हैं और दूसरी गति हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने अक्ष पे ही घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति होती है और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर गति होती है। चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित कण है और जब आवेशित कण में गति होती है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इन दोनों गतियों की वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने कक्षक में चारों ओर घूमने की वजह से कक्षक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और अपने अक्ष पे चक्रण करने की वजह से यहाँ पे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो हम देख सकते हैं कि इन चुंबकीय आघूर्ण की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि ठोसों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। आगे हम चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण देखेंगे। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि ठोस जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब आगे हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ। तो हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मतलब एक और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें अगर हम पदार्थ को रख देते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। तो हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो इस प्रकार के गुण को दर्शाते हैं। तो इसे हम फिगर से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पदार्थ लिया हुआ है और पदार्थ में हम देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण की दिशा है वो अलग अलग है। तो हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह अलग अलग दिशा में चक्रण करते हुए हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पदार्थ में उपस्थित है। अब अगर हम देखते हैं कि इसी पदार्थ को हम एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं और मान लेते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इस डायरेक्शन में है, तो ऐसा करने पे हम देखते हैं कि जो सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं और इसी डायरेक्शन में इनका चक्रण हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ होगा वो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होने लगता है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को पैरामैग्नेटिक सबस्टांस भी कहते हैं। अब सेकंड है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ या हम इसे कहते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टांस। तो हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये पदार्थ इस चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। तो हम ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि इस पदार्थ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी युग्मित होते हैं, तो अगर हम एक युग्म लेते हैं इलेक्ट्रॉन का तो हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसके चक्रण की वजह से यहाँ पे कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसका कुछ अपना चुंबकीय आघूर्ण होगा और सेम हम देखेंगे उतना ही चुंबकीय आघूर्ण इस दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी होगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है। इसलिए हम देखते हैं कि दोनों के चक्रण की दिशा जो है विपरीत होने की वजह से चुंबकीय आघूर्ण भी जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन उसका जो मान होगा उसका चिन्ह अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा, मान लीजिए ये प्लस में आ रहा है तो दूसरा वाला माइनस में आ जाएगा और इस पूरे युग्म का चुंबकीय आघूर्ण जो होगा ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए हम दूसरा युग्म लेते हैं इलेक्ट्रॉन का तो इसका भी चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा। तो इस तरह से चूँकि सारे इलेक्ट्रॉन ही युग्मित हैं इसलिए हम देखते हैं कि इस पदार्थ का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान 0 होता है।
अब अगला हम देखेंगे यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला है यहाँ पे थर्ड लौह चुंबकीय पदार्थ। तो हम देखते हैं कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो एक प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं। हम देखते हैं कि इन पदार्थों को अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ की ही तरह उस चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। लेकिन चूँकि अनुचुंबकीय पदार्थ हम देख रहे थे कि ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा था, लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनको हम देख सकते हैं कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे उस चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो अभी तक इनमें जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ था, चुंबकत्व का प्रभाव देखने को मिल रहा था, वो प्रभाव अब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ को एक बार बाह्य चुंबकीय पदार्थ में रख देते हैं, उसके बाद अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लेंगे तब भी हम देखते हैं कि इनमें जो चुंबकत्व होता है वो स्थायी तौर पे बन जाता है। तो यहाँ पे हमने एक लौह चुंबकीय पदार्थ लिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो समान होता है। तो हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र का चक्रण जो है एक समान है, इस क्षेत्र का जो चक्रण है वो एक समान है। इस तरह हम देख रहे हैं कि इस पदार्थ में बहुत सारे छोटे समूह होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण कर रहे होंगे। तो इन छोटे छोटे क्षेत्रों को हम डोमेन कहते हैं। तो जब तक हम इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो हम देखते हैं सभी की दिशाएं अलग अलग होने की वजह से जो यहाँ पे नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान यहाँ पे लगभग 0 होता है। अब अगर हम इस लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके प्रभाव से जो सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण होते हैं, सभी डोमेन में जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ होगा ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित हो जाता है। और अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लेते हैं तब भी हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण था अब वो इसी दिशा में स्थायी हो जाता है और इस तरीके से इस पदार्थ में एक निश्चित दिशा में आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह से हटा लेने के बाद भी इसमें चुंबकीय गुण, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इसमें चुंबकीय गुण जो है बना रहता है। फोर्थ है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें हम देखते हैं कि इस पदार्थ के डोमेन को देख के लगता है, मतलब इनके डोमेन को देखकर अपेक्षा की जाती है कि ये जो पदार्थ होंगे या तो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे या फिर लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि इनके जो डोमेन होते हैं उन डोमेन का एक दिशा में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है हम देखते हैं कि उतना ही चुंबकीय आघूर्ण डोमेन के कुछ और हिस्से होते हैं और जो उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ डोमेन एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं और उतना ही आघूर्ण कुछ डोमेन के द्वारा उसके विपरीत दिशा में यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि एक दिशा में और उसके विपरीत दिशा में बराबर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने की वजह से टोटल 0 चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी कर देंगे तब भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी किसी भी तरह का प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला है फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे भी हम लौह चुंबकीय पदार्थ की तरह ही अगर इनके डोमेन को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनके डोमेन का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका मान बहुत अधिक होगा, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि इसका मान बहुत कम आता है। प्रतिलोह चुंबकीय में इसका मान 0 हो जाता है और फेरी चुंबकीय में इसका बहुत ही कम मान प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारे पास डोमेन होते हैं जिसमें चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक डायरेक्शन में डोमेन की वजह से एक डायरेक्शन में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी विपरीत दिशा में हम देखते हैं कि उससे कुछ कम मात्रा में, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में, ठीक विपरीत दिशा में ही कुछ और चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में
उत्पन्न हुआ चुंबकीय आघूर्ण अधिक है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में जो थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इसकी वजह से जो यहाँ पे नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा, अब उसका जो मान होता है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम जो ऊपर के 3 पदार्थों को देखे हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ, इन सभी में ही डोमेन पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक डोमेन है और हम देखते हैं कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें सभी डोमेन में जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है वो सेम हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी डोमेन होंगे सभी डोमेन में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चक्रण कर रहे होंगे। तो इस तरह से अगर इस पूरे पदार्थ का हम नेट चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो उसका मान हम देखते हैं कि बहुत ही अधिक होता है। तो इस तरह से इसका अधिक मान प्राप्त होता है। अब अगला हम देखते हैं प्रतिलौह चुंबकीय। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह के भी पदार्थ में डोमेन पाए जाते हैं जिसमें चक्र इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक विशेष दिशा में होता है, लेकिन मान लीजिए कि इस डोमेन में चक्रण इस डायरेक्शन में है, तो हम देख लेंगे कि अगले डोमेन में इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होगा। फिर मान लीजिए कि अगले वाले में चक्रण इसी के समान है, तो इसके अगले में इसके विपरीत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक डायरेक्शन में जितना चक्रण होता है दूसरी डायरेक्शन में भी उतने ही डोमेन होते हैं, मतलब डोमेन के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके विपरीत दिशा में आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण और उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण बराबर है, इसलिए जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका मान 0 हो जाता है। लास्ट है फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो मान लेते हैं कि कुछ डोमेन है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दिशा में, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3-4 डोमेन ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण कर रहे हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ डोमेन ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण इनके विपरीत दिशा में है। तो हम देखते हैं कि जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका मान इस विपरीत वाले डोमेन की वजह से कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने चुंबकीय गुणों के आधार पे ठोस के 5 प्रकारों को पढ़ा है और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर विलयन स्टार्ट करेंगे।